स्वागत है आपका देवभूमि खबरों में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। काशीपुर बाईपास पर यह बहुत बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से इस वक्त लिया गया है। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ काशीपुर में बाईपास पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। डीडी चौक से गाबा चौक तक अतिक्रमण हटाए गए हैं। दुकान के बाहर बने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। डीडी चौक से लेकर के गाबा चौक तक जो भी अतिक्रमण मिला उसको प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया गया है। ये देखिए, ये प्रशासन का पीला पंजा चला है। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। काशीपुर बाईपास पर सड़क चौड़ीकरण के काम शुरू कर दिए गए हैं और ऐसे में जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उसको ध्वस्त किया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बाद। ये देखिए जरा तस्वीरें, जेसीबी ने किस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए वहां पर एक चेतावनी भी दी गई है और दुकान के बाहर बने हुए अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। जो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट था उन इंक्रोचमेंट को हटाया गया है और चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि आगे से ऐसी कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी और ऐसा कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीडी चौक से गाबा चौक की तस्वीर है जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। प्रशासन नगर निगम का ये बुलडोजर चला है जिसके बाद हड़कंप मच गया अतिक्रमणकारियों में। तस्वीरें आपको डीडी चौक से ये गाबा चौक की तस्वीर है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रुद्रपुर के डीडी चौक से गाबा चौक तक बृहद प्रशासनिक ये ध्वस्तीकरण का काम जो है शुरू किया गया है। बुलडोजर गरजा है, कई बुलडोजर यहाँ पर लगे और अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था उस पर ये प्रशासनिक बुलडोजर चल चुका है। फिलहाल चेतावनी के साथ इन सभी अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है और आगे से भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारी फोर्स की मौजूदगी रही वहाँ पर, रुद्रपुर की पुलिस की मौजूदगी रही और पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और जेसीबी मशीन से प्रशासनिक पीला पंजा ने इन अवैध तरीके से बनाए गए जो अतिक्रमण थे, कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट था, गेट था, उन सभी पर ये प्रशासनिक बुलडोजर गरजा है, बरसा है, जिसके बाद एक हड़कंप की स्थिति बच गई अतिक्रमणकारियों में। कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की चेतावनी वहाँ पर देखने को मिली कि ये सब इलीगल इंक्रोचमेंट है और पहले से भी इसमें चेतावनी जारी की गई थी। बावजूद इसके यहाँ पर अतिक्रमणकारी अतिक्रमण को नहीं हटा रहे थे, इलीगल इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद अल्टीमेटली और चेतावनी के बाद देखिए किस तरह से अंततोगत्वा इसको हटा दिया गया है। रुद्रपुर में प्रशासनिक बुलडोजर गरजा है अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण पर। डीडी चौक से गाबा चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। रुद्रपुर में ये बुलडोजर गरजा है, अतिक्रमण चला है। बढ़ेंगे कि राज्य में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की सर्वोच्च सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव को भी ये निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से मिल चुका है कि मौसम की मार से जनता परेशान न हो, ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हर जिले में सुनिश्चित करें। जो सचिव आपदा प्रबंधन है व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, ऐसी स्थिति न हो कि जनता परेशान हो। इसके तहत जो भी कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट करते हुए निर्देशित कर दिया गया है सभी जिला के जिलाधिकारियों को, आपदा विभाग के अधिकारियों को। जिलाधिकारी की यहाँ पर भूमिका सुनिश्चित की गई है, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है क्योंकि जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं जिला आपदा प्रबंधन विभाग के जिले के स्तर पर और ऐसे में हर जिले के जिलाधिकारी की मौजूदगी
में हर जिले की जिलाधिकारी की भूमिका है, उनकी जिम्मेदारी है कि आपदा की स्थिति न होने पाए। उत्तराखंड और हरियाणा अब सहकारिता के क्षेत्र में मिलकर के काम करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के मुख्यालय का दौरा कर बैंक की कार्यप्रणाली, डिजिटल सेवाओं और किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में हरियाणा के नवाचारों और पारदर्शी कार्यप्रणाली को उत्तराखंड भी अपनाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के बीच अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि सहकारिता कोऑपरेटिव आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय ब्याज मुक्त ऋण योजना की सफलता भी साझा की और कहा कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भारत भूषण जुयाल ने उत्तराखंड की सहकारिता योजनाओं को 0% ब्याज ऋण योजना और डिजिटल पहल की सराहना करते हुए दोनों राज्यों के सहयोग को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया और नोटिस फेज को लेकर के दलों से फीडबैक लिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 24 लाख नोटिसों में से करीब 19 लाख नोटिस यानी कि 77% नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक फॉर्म 6 के 93,000 से अधिक, फॉर्म 7 के 1,39,000 और फॉर्म 8 के 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन पर विशेष ध्यान देते हुए ईआरओ और एईआरओ स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा पर फोकस किया गया है और ऐसे में सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है। एसआईआर पर राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया जा रहा है। सीईओ ने सभी अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। 19 लाख मतदाताओं तक नोटिस पहुंचे हैं। जिनके नाम एसआईआर में नहीं आए हैं, उनको चिंता न करने की बात सीईओ की तरफ से कही गई है। बीएलओ को भी निर्देशित किया गया है कि एसआईआर में जिनके नाम नहीं है, उनको पुनर्स्थापित करके उनके नाम एसआईआर की लिस्ट में डालें। राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बाह्य सहायतित परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है। देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने पूरी हो चुकी, चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस करने को कहा है। उन्होंने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की लगातार निगरानी कर उन्हें समय पर पूरा करने की निर्देश भी जारी किए। साथ ही पूर्ण परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट संबंधित विभागों और भारत सरकार को भेजने को कहा। ऊर्जा विभाग को मसूरी और नैनीताल में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के डेडिकेटेड पीएमयू बनाने की भी बात कही गई है। मुख्य सचिव ने तकनीकी शिक्षा, रिवर रिजर्वेशन, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से काम करने पर जोर दिया। तो ईएपी प्रोजेक्ट्स की विस्तार से जानकारी ली गई है मुख्य सचिव के द्वारा। मुख्य सचिव ने काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बढ़ेंगे आगे खबर अब टिहरी से। टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण से जुड़े 11 मामलों पर चर्चा की गई है। बैठक में बताया गया कि शासन ने चिन्हीकरण की समय सीमा बढ़ाकर के 24 सितंबर 2026 कर दी है। समिति के समक्ष चंबा, कीर्तिनगर, टिहरी, धनौल्टी और भिलंगना क्षेत्र से जुड़े कुल 11 प्रकरण रखे गए। हालांकि अधिकांश मामलों में आवश्यक साक्ष्य और अभिलेख पर्याप्त नहीं मिलने के कारण समिति ने सभी मामलों को अगली बैठक में जिलाधिकारी की मौजूदगी में दोबारा प्रस्तुत करने का फैसला लिया। बैठक में समिति के सदस्यों ने शासनादेशों के अनुरूप लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की भी मांग उठाई है। बैठक में 11 मामलों पर चर्चा हुई है और
24 सितंबर तक समय सीमा इसकी बढ़ा दी गई है। जो डेडलाइन है उसको 24 सितंबर तक बढ़ाया गया है। लंबित मामलों के निस्तारण की मांग भी तेजी से जब बढ़ी है, राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई है और बैठक में 11 मामलों पर चर्चा हुई है विस्तार से, जिस पर 24 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। समय सीमा बढ़ा दी गई है, 24 सितंबर तक लंबित मामलों के निस्तारण कर दिए जाएं। ऐसे में सभी पदाधिकारियों से बातचीत भी की गई है, उनसे फीडबैक भी अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ली गई है। करीब अल्टीमेटम दिया गया है कि करीब 24 सितंबर तक सभी मामलों का निस्तारण हो, ताकि जो लोगों का जो आक्रोश है, जो भी व्यवस्थाएं हों, सुनिश्चित हो सकें। और 24 सितंबर का ये डेडलाइन तय कर दिया गया है। लंबित मांगों को लेकर के जो लगातार मांग हो रही थी, जिसमें 11 मामलों पर चर्चा हुई है। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा की गई है। लंबित मामलों के तमाम जो निस्तारण की मांग हो रही थी, उनमें 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा इस मीटिंग के दौरान हुई है। राज्य आंदोलनकारी समिति की तरफ से जो मांगे की गई हैं, उस पर अहम बिंदुओं पर, अहम पॉइंट्स पर चर्चा की गई है। उनकी मांगों को लेकर के विस्तार से जानकारी ली गई। वहीं चमोली में एसआईआर अभियान के तहत जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के कुंड स्थित बूथों का निरीक्षण करके निर्वाचक नामावली से जुड़े दावे और आपत्तियों के निस्तारण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को हर मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पात्र की सभी प्राप्त मतदाताओं की 100% मैपिंग तय समय सीमा के अंदर पूरी करने के आदेश दिए। उन्होंने सुनवाई केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही मतदाताओं से अपील की कि जिनके नाम अभी तक मैप नहीं हो पाए हैं, वे तय समय के अंदर जरूरी दस्तावेजों के साथ सुनवाई केंद्र पहुंच करके अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सुनवाई केंद्र का ये निरीक्षण तस्वीर आपको दिखा दें। हर पात्र मतदाता की मैपिंग के भी निर्देश दिए गए हैं और पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मामलों के निस्तारण के निर्देश एसआईआर कार्यों पर डीएम ने दिए हैं। जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद अधिकारी अलर्ट मोड पर हो गए हैं और तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंट तरीके से काम की बात कही गई है। एसआईआर कार्यों पर डीएम ने जायजा जो लिया है, डीएम ने तमाम अहम बिंदुओं पर अधिकारियों से बीएलओ स्तर पर चर्चा की है और चुनाव आयोग के हर गाइडलाइंस को पालन कराते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि उसी आधार पर, उसी पॉइंट्स पर, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस पर तमाम प्रक्रिया जो है एसआईआर की होनी चाहिए और विस्तारित तौर पर इसकी पूरी जानकारी ट्रांसपेरेंट हो और कोई भी अनियमितता या फिर कोई भी ऐसी स्थिति, लापरवाही की न हो जिससे कि लोग परेशान हों। वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर 2 बूथ हैं और दोनों बूथों पर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 2003 की लिस्ट में मैप नहीं हो पाए थे। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके नामों में विसंगति इत्यादि हैं। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे बीएलओज, हमारे सुपरवाइज़र और हमारे एआर यहाँ पर उपस्थित हैं। लोगों की सहायता करके उनके नाम इसमें होने जा रहे हैं तथा जो भी कागज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको देते हुए उनके नाम। टिहरी में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचक नामावली से जुड़े दावों और आपत्तियों के निस्तारण का काम तेजी से जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के बाद नोटिसों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत ढरसाल में विशेष अभियान के तहत सुनवाई और निस्तारण किया जा रहा है। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण और अधिकारी प्रशांत कुमार चौधरी ने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 53 पर पिछले 3 दिनों में 385 नोटिसों की सुनवाई की गई, जिनमें से 363 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि 22 मामलों में आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। जनपद के 994 मतदान केंद्रों पर यह अभियान जारी है और 1,17,501 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड विश्व संस्कृति दिवस से पहले संस्कृत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में नई पहल कर रहा है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के कार्यवाहक राजदूत युधो सासोंगको से मुलाकात करके संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार को लेकर के सहयोग पर चर्चा की है।
उन्होंने उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने, हर जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित करने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संस्कृत आयोग के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बैठक में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया के शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। सरकार का मानना है कि इससे संस्कृत और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। वहीं हरिद्वार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी अपने शिष्य महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी की तलाश में पूरे दिन रुड़की में घूमते रहे। देर शाम महंत मंगलोर थाना क्षेत्र की लखनौता चौकी में मिले, जिसके बाद महामंडलेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। महंत राम स्वरूपानंद गिरी ने आरोप लगाया कि दहिया की स्थित शिव मंदिर में सेवा के दौरान उनके साथ अभद्रता, मारपीट और मंदिर छोड़ने का दबाव बनाया गया। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि यदि उनके शिष्य को न्याय नहीं मिला और उन्हें दोबारा मंदिर में स्थापित नहीं किया गया तो संत समाज देशव्यापी आंदोलन कर देगा। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हरिद्वार में यतिमा नरसिम्हानंद अपने शिष्य को तलाशते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा शिष्य नहीं स्थापित होता है मंदिर में तो मंदिर विवाद में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। की तरफ ऐसे ही उंगली उठा देते हैं कि बाबा कुछ करते नहीं। स्वामी जी जब से मंदिर पर गए हैं रोज शाम को हवन कर रहे हैं, हिंदुओं की मंदिर पे हर तरह से मदद कर रहे हैं। इनके जाने से पहले वो मंदिर शराबियों का ठिकाना था। पंडित जी से पूछो, पंडित जी था ऐसे नहीं था। इनके वहां जाने से पहले वो मंदिर शराबियों का ठिकाना था। स्वामी जी ने शराबियों से उस मंदिर को मुक्त करवाया, अपने धर्म की लड़ाई लड़ी। इनके गांव के लोगों ने इन्हें केवल इस सारों ने नहीं, वहां के गुंडों ने और केवल इनका अपमान नहीं किया, वहां धूना तोड़ दिया साधुओं का। वहां जितने चित्र थे गुरु मूर्तियों के सब फाड़ के फेंक दिए। हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे युवक के साथ चमोली में सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के बगड़ चौराहे के पास उसकी बाइक अचानक से फिसल गई, जिससे वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें, देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ। बाइक से फिसल करके एक शख्स जो है वो गिर गया, जिसके बाद आनंद फानंद में उसे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी है। वही हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से 3 कांवड़ यात्रियों की जान बचाई है। कांगड़ा घाट पर स्नान के दौरान अलग अलग समय पर 3 श्रद्धालु गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने बिना देरी के नदी में छलांग लगाकर रेस्क्यू अभियान चलाया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी श्रद्धालुओं की हालत सामान्य पाई गई है। एसडीआरएफ की इस सराहनीय कार्रवाई की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों से गंगा के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और केवल सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने की अपील की है। तो समय रहते एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। वहीं कपकोट की महिलाओं को सोशल मीडिया पर कथित रूप से बदनाम करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना मोबाइल बंद करके जगह जगह घूम रहा था, बदल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिंगली क्षेत्र में उसे पकड़ लिया। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र बेहरा ने प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। तो पिंगली से ये आरोपी पकड़ा गया है। देखिए जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से इस शख्स को दबोच लिया गया है। भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में इसे पुलिस लगातार खोज रही थी, तलाश जारी थी इसकी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर से दबोचा गया है। मोबाइल बंद करके लगातार लोकेशन बदल रहा था और इस दौरान इसकी जानकारी मुखबिर द्वारा जब पुलिस को मिलती है, पुलिस ने इसे दबोच लिया है।
वहीं राज्य में अगस्त का महीना आते ही हिमालय के ऊंचे बुग्यालों में राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल खिलने लगा है। गंगोत्री, हर्षल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और तुंगनाथ जैसे क्षेत्रों में ब्रह्मकमल की सुंदर छटा देखने को मिल रही है। इस दुर्लभ फूल के दर्शन के लिए श्रद्धालु, पर्यटक और प्रकृति प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मकमल भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से जुड़ा पवित्र पुष्प है और इसलिए इसे मंदिरों में विशेष पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है। स्थानीय मेलों और धार्मिक परंपराओं में भी इसका खास महत्व है। वहीं वन विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि इस दुर्लभ फूल को तोड़ने के बजाय उसके प्राकृतिक रूप का आनंद लें और इसके संरक्षण में सहयोग करें। तो हिमालय में ये ब्रह्मकमल फूल, राज्य के बुग्याल में ब्रह्मकमल फूल जो इस वक्त खिल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से उसे अपील किया गया है इसे ना तोड़ें, इसे संरक्षित करें। और देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।